Assalamu alaikum class, how are you all? I hope that all of you will be fine, safe and sound. I'm Sidra Jamil and today we will discuss another topic from chapter number 1 of your first year biology book, that is Bio and Service of Mankind. As you people know that साइंस और बायोलॉजी ने बहुत हेल्प की है, इंसानियत की बहुत खिदमत की है डिफरेंट वेज में। किस तरह से, जो कि अभी हम अंडर डिस्कशन लेके आएंगे जिन कामों को, उसमें शामिल है इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इन कम्बैटिंग डिजीजेस, इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। फूड प्रोडक्शन का जो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, उसमें बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है, इसके इंक्रीमेंट में, उसकी क्वालिटी में, उसकी यील्ड को इन्हांस करने में, और इसके साथ साथ डिजीज से लड़ने में सबसे ज़्यादा रोल आप कह सकते हैं बायोलॉजी ने ही प्ले किया है। और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन में, किस तरह से एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना है और किस तरह से इसको महफूज रखना है, ये सारे तरीक़ेकार जो है वो बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। पहले हम फूड प्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं मेथड इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिससे प्लांट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत ज़रूरी काम ये किया है कि दे इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वैरायटीज ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको के पहले से मौजूद थे, उनकी वैरायटीज को इम्प्रूव कर दिया है, यानी जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चाहिए थे वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। इसके साथ साथ न्यू वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करवाया है जिनकी यील्ड जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, पैदावार ज्यादा देती हैं, और इसके साथ साथ दे आर डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यूज एज अ फूड, यानी वो प्लांट और वो एनिमल जो कि फूड के तौर पे यूज होते हैं, ना सिर्फ उनकी एग्जिस्टिंग वैरायटीज को इम्प्रूव किया है बल्कि मजीद नई वैरायटीज को भी इंट्रोड्यूस करवाया जो कि डिजीज रेजिस्टेंस भी हैं और उनकी पैदावार भी ज्यादा है। ठीक, अब ये हुआ कैसे? इट वॉज डन बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आपको पता है जैसे नेचुरल ब्रीडिंग होती है कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको नेचर जो है वो सिलेक्ट कर लेती है, जिनके पास एनवायरनमेंट के लिहाज से वो करेक्टर्स नहीं होते उनको नेचर जो है वो डिलीट कर देती है। इस प्रोसेस को, नेचुरल सिलेक्शन के इस मैकेनिज्म को बायोलॉजिस्ट ने आर्टिफिशियल वे में यूज किया, जिसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, यानी सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म को आपस में ब्रीड करवाया गया जिनके डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए थे। ठीक है, यानी अगर कोई एक ऐसी आप कह सकते हैं क्रॉप है जो कि हाई यील्ड देती है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास वो क्रॉप है जो कि जल्दी यील्ड दे देती है, हमें हाई यील्ड भी चाहिए, मतलब पैदावार ज्यादा भी चाहिए और फास्ट भी चाहिए। हम उन दोनों प्लांट्स को जो है वो इंटरब्रीड करवाएंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो आए उसके पास ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स हों। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और इसमें इसके अलावा जो हम काम कर सकते हैं, जिस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जीन के लेवल पे जाके जेनेटिक्स को फॉलो करके हम ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और ये करवाया गया है। वो वी कैन गेट न्यू बेटर वैरायटीज ऑफ व्हीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काउ एंड शीप एक्सेट्रा। ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से और जेनेटिक के प्रिंसिपल पे अमल करके ये सारी चीजें हमने प्रोड्यूस करवाई हैं। इसके अलावा कहते हैं पोल्ट्री ब्रीडर्स जो हैं उन्होंने डेवलप कर लिया है चिकन प्रोडक्शन को बाय फार्मिंग ब्रॉयलर, और इस ब्रॉयलर के पास जो है वो वाइट मीट जो है वो क्विक भी होता है और चीप तरीके से हमें मिल जाता है। ठीक है, लो कॉस्ट पे और हाई यील्ड जो है वो इसकी दस्तयाब हो जाती है विद इन लेस टाइम। और उसके बाद हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पे किस तरह से अमल होता है। वी कैन गेट जीन्स विच आर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और अदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, करवाने होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि अगर हम हाई यील्ड चाहते हैं और उसके साथ चाहते हैं कि प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो, तो हम किसी ऐसे प्लांट से ये दोनों
जीन्स जो हैं वो आइसोलेट करते हैं और अपने डिजायरेबल प्लांट्स में जो है वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब जिस प्लांट के पास ये फॉरेन डीएनए आ जाता है, ये फॉरेन जीन्स आ जाती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, अब इस ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोपेगेट करवाया जाता है यानी मल्टीप्लाई करवाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, दैट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक, जो कि आगे चल के आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली किसी भी प्लांट का एक टिश्यू लिया जाता है। ठीक है, कोई ऑर्गन नहीं, सिर्फ एक टिश्यू लिया जाता है और उस टिश्यू को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो वो प्लांटलेट बन जाता है। उस प्लांटलेट को फिर पॉट में ले जाते हैं, फिर थोड़ा सा वो यंग प्लांट की तरफ आता है तो फिर उसे सॉइल में ले जाते हैं। ठीक है, एक टिश्यू से हम एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम क्लोनिंग के अंडर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो काम बायोलॉजी के अंडर आता है, जो कि हमारी हेल्प करती है बायोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से और डिफरेंट चीज़ों से कंट्रोल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। आपको पता है प्लांट पैथोजेनिक फंजाई, कुछ फंगस हमारे पास कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं, लाइक रस्ट एंड स्मट। ठीक है, सो ये पैथोजेनिक हैं और डिजीज कॉजिंग हैं, प्लांट के लिए नुकसानदेह हैं, इनको हमें खत्म करना है। ठीक है, दूसरी तरफ इंसेक्ट और पेस्ट हैं जो कि डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। सो इनको खत्म करने के लिए फिर हम कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक फंगस को खत्म करना है तो फंजाइसाइड्स यूज करेंगे, और अगर इंसेक्ट और पेस्ट को खत्म करना है तो फिर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता है ये केमिकल्स हैं तो दे मस्ट हैव सम टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, क्रॉप हम सब अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, सो फूड प्रोडक्शन में अगर तो हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड और उसके साथ साथ अगर फंजाइसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये केमिकल हमारी क्रॉप्स का हिस्सा नहीं बन सकते? बिल्कुल होते हैं और ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। किस तरह से कि यही अगर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वगैरह अगर इस क्रॉप के पानी के साथ फ्लो करते करते किसी नदी नालों में या दरियाओं तक पहुंच जाएं तो वहां की एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, वाटर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। ठीक, सो इसके साथ साथ हम कहते हैं कि इंसेक्ट जो हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू दीज केमिकल। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम इन केमिकल को इस्तेमाल करते जाते हैं तो इंसेक्ट के पास ये एबिलिटी पैदा हो जाती है कि उन पे इन दवाओं का असर होना खत्म हो जाता है, दे बिकम रेजिस्टेंट टू देम। ठीक है, सो इन सारी प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ एक ही है कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए जो है इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करें, एंड दैट इज अ कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हमने फंगस को खत्म करना है तो उसके अगेंस्ट किसी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंतखाब करें जो कि इस फंगस से compete करता हो। ठीक है, अगर इंसेक्ट को खत्म करना है तो बिल्कुल इसी तरह किसी और इंसेक्ट का या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करें जो कि इस इंसेक्ट को आके नुकसान पहुंचाए, हमारी क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। एक बार फिर देख लें, बायोलॉजिकल कंट्रोल इज अ कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक हम कहते हैं जो कि compete करें विद और इवन ईट देम अप, जो कि आपस में एक दूसरे को एक तो रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हों और इस कंपटीशन के साथ साथ वो कोई जो आप कह सकते हैं इनमें से बड़ा हो वो छोटे वाले ऑर्गेनिज्म को खाने की सलाहियत रखता हो, तो इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के जुमरे में लेके आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एफिड जो है वो एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि वॉलनट ट्री पे पाया जाता है। ठीक है, सो जिसको हम अखरोट का दरख्त बोलते हैं ना, तो वॉलनट ट्री का एक कीड़ा है एफिड जो कि इसको नुकसान पहुंचाता है। सो इसके अगेंस्ट एक वास्प इस्तेमाल होता है। ठीक है, भीड़ जो है वो इसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एफिड को जो है वो खाने की सलाहियत रखता है। ठीक है, ये compete करता है इस एफिड के साथ और फिर इसको खा जाता है। सो इस तरह से हम एफिड प्रोडक्शन को एक वास्प के जरिए जो है वो कंट्रोल करते हैं कि वो वॉलनट ट्री को नुकसान ना पहुंचाए।
इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। एक्चुअली ये डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो सारा सिनेरियो हम इस्तेमाल करते हैं उसको इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लें, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टर और डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीजेस ऑफ अ प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल and such an approach of disease control is called integrated disease management। यानी प्लांट की डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हम जितने भी मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जितनी भी आप कह सकते हैं मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस सारे प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और टेक्निक दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। यानी हमने चेक करना है कि एक न्यूट्रिएंट सर्टेन कोई सा भी एक न्यूट्रिएंट है, क्या वो प्लांट की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है या नहीं। तो सिर्फ इस एक चीज को चेक करने के लिए हम अपनी सॉइल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सॉइल पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सो ये एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज डन ऑन द एरेटेड वाटर। ठीक है, सो प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर जस्ट टू चेक आउट द अवेलेबिलिटी और नेसेसिटी ऑफ सम सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट मिनरल सॉल्ट्स हैव बीन एडेड इन दिस एरेटेड वाटर, जो कि हमने चेक करना होता है एक्चुअली। ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है इस टेक्निक के, यानी फायदा क्या है और नुकसान क्या हो सकते हैं, यानी क्या हम इससे कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मीडियम, एक्सपेरिमेंट्स आर इम्पॉसिबल विद द सॉइल। ये मैंने अभी आपसे बात की कि एक न्यूट्रिएंट को चेक करने के लिए हम अपनी सॉइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सो फिर हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ही तो चेक करनी है ना प्लांट की, तो ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक से हो सकती है। लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो है वो नहीं की जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए आप कह सकते हैं स्पेस में ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस पास्चराइजेशन। सो डिफरेंट टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन वर यूज्ड इन द पास्ट। यानी फूड को प्रिजर्व करना है, लॉन्ग टर्म के लिए उसे रखना है आपने कि उसको कोई नुकसान ना हो और वो खराब ना हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, जिसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्निक है दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। सो हम कहते हैं कि इसको हमने प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम स्पॉइलेज, यूज एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। यानी अगर हमने किसी दूर दराज इलाकों में इसको ट्रांसपोर्ट कराना है और हम चाहते हैं कि वो स्पॉइल ना हो, ठीक है, खराब ना हो और ना ही उसकी क्वालिटी में कोई फर्क आए, तो फिर हम क्या करते हैं, पास्चराइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जो कि लुइस पास्चर नामी एक साइंटिस्ट है, उसने ये टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये ज्यादातर जो है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पे अप्लाई की जाती है, जिससे मिल्क और मिल्क से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो प्रिजर्व रहती हैं। ठीक है, खराब नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास डिजीज कंट्रोल। देयर हैज बीन फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल just because of our very talented biologists or scientists which are doing work in this field. 3 pronged action are usually taken against the various diseases. Number 1, preventive measures, vaccination or immunization, and drug treatment or gene therapy. यानी किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए 3 स्टेप जो हैं वो लिए जाते हैं। नंबर 1 के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 का अगर हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है तो हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स पे ज्यादा से ज्यादा जोर देते हैं, और वो हमें कौन बताता है, बायोलॉजिस्ट ही। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि इसी कोविड-19 की अगर बात करें तो इसकी वैक्सीनेशन की जो है कोशिश हो रही है कि इसकी कोई वैक्सीन तैयार हो जाए ताकि हम इस डिजीज को होने से पहले ही क्योर कर लें। वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है ना कि ट्रीटमेंट बिफोर डिजीज। ठीक है, और अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसके बाद उसका इलाज करना है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रग ट्रीटमेंट। या फिर अगर ड्रग से वो ठीक नहीं हो रही तो फिर जीन थेरेपी कर दी जाए, यानी अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जीन्स को ही बदल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। ये डिजीज कंट्रोल का सारा प्रोसेस जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।